हेलो माय सीए फ्रेंड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको हम अगर शॉर्टकट में देखें तो बोलते हैं सोगा। और सोगा अब बहुत अच्छे से होगा। तो याद रहे, ये पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मैं 3 से 4 पार्ट में कवर करूंगा। राइट। कहने को ये रिवीजन है, पर हम इन डेप्थ नॉलेज भी लेंगे। पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी देखेंगे हम लोग, और उनको लिखना कैसे, इंस्टीट्यूट क्या चाहता है कि आप आंसर कैसे लिखें। तो जो मेरे सीए फ्रेंड्स हैं या फिर जो सीएस के भी है या सीएमए में, उसमें भी ये चैप्टर है, ये एक्ट है। तो पूरा हम नॉलेज लेंगे। आपको पूरा लेक्चर अटेंड करना है, पूरा लेक्चर आराम से देख के सीखना है। राइट। और कोशिश मैंने करी है कि सारे पार्ट इसमें कवर हो जाए, मतलब सारे टॉपिक्स कवर हो जाए सीए, सीएस या सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली क्या कहता है, कब आया है? तो ये एक्ट आया है 1 जुलाई 1930 को। सर क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें याद रखनी है? कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, कोई बात ये याद नहीं रखनी है। हमको तो बस ये समझना है कि सेल्स क्या है। भाई कौन करता है सेल्स? सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक सेलर होगा। हाँ। तो उससे कोई गुड्स खरीदने आएगा तभी तो ये बेचेगा, तो एक बायर होगा। हाँ, ये भी बात सही है। भाई खरीदी बेची चल रही है तो किस चीज की चल रही होगी? गुड्स की। हाँ बिल्कुल। अब ये गुड्स कौन सा होगा? बायर कह रहा है कि मेरे को वो वाला फ्लैट चाहिए, बिल्डिंग खरीदनी है साहब, तो क्या वो सेल्स और गुड्स एक्ट में आ जाएगा? नो। तो यहां हमें समझना पड़ेगा कि गुड्स में क्या क्या चीजें आती हैं। क्या मूवेबल चीज ही आती है या इमूवेबल भी आती है? और अगर इमूवेबल नहीं आती है तो वो कहां आती है? सारी चीज हमें देखनी है। बायर कह रहा है मैं आपको पैसे दे रहा हूं और मेरे को गुड्स खरीदने हैं, क्या तब एग्रीमेंट कवर होगा? या फिर बायर कह रहा है मेरे को गुड्स दे दो, मैं आपको पैसे बाद में दूंगा, क्या तब भी सेल्स और गुड्स सेट कवर करेगा? ये सारी बातें अभी अपन जानते हैं। राइट। आप तो बस पूरा लेक्चर अटेंड करो। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या चीज है? सेल्स ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। इट इज एन एक्ट टू डिफाइन एंड अपेंड द लॉ। वो सारी बातें ये लिखी हुई हैं। ओके। ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है, कोई इतनी रेलिवेंट बात नहीं है। ये अगर आपको याद भी हो गई है तो अच्छी बात है। वैसे भी सीए डे हमारा 1 जुलाई को ही बनाया जाता है, उस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब ये बात हमें याद रखनी है कि ये सिर्फ किसको कवर करता है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज को। जो भी गुड्स बिना डिसमेंटल करे एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं उसको मूवेबल बोलते हैं। क्या बिल्डिंग को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो? नहीं। ये जो फैन लगा हुआ है इसको मूव कर सकते हो क्या? हाँ। ये जो जिस सिस्टम से मैं पढ़ा रहा हूं लैपटॉप वगैरह, क्या इसको मूव कर सकते हैं क्या? हाँ। तो ये सारी चीजें मूवेबल है, ये सारी चीजें गुड्स में आती हैं और इसलिए ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी आएंगी। तो इमूवेबल चीजें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आती हैं और ये चली जाती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। टोपा नहीं, ये सोगा एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ मूवेबल गुड्स आते हैं। तो इमूवेबल गुड्स कहां चले जाते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है। ये एक्ट अब पूरे के पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, ये आपको मालूम ही है। पहले ऐसा डिस्टिंक्शन होता था कि बहुत सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पे एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होते थे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आने के बाद ऑलमोस्ट सारे एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी अब जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, मतलब सेल्स ऑफ गुड्स में जब कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं गुड्स को लेके, तो क्या क्या चीजें? एग्रीमेंट हमें देखना है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी यहां पे मतलब गुड्स। गुड्स भी साहब किस टाइप के? वही मूवेबल, अभी अभी हमने समझा। प्राइस, भाई अगर बायर गुड्स को ले रहा है पैसे तो देगा ना, या तो पैसे दे रहा होगा या पैसे देने का एग्रीमेंट करेगा कि अभी गुड्स दे दो, पैसे मैं आपको दे दूंगा। क्या ये दोनों के दोनों बातें सेल्स और गुड्स एक्ट में आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल आएंगी। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या एसेंशियल्स है? तो याद रखना, सेल्स और गुड्स एक्ट निकला तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 में अगर एसेंशियल एलिमेंट समझाए थे, वही वैलिड, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, पहले से ये वॉइड नहीं होना चाहिए, सारे एसेंशियल्स एज इट इज एप्लीकेबल सेल्स और गुड्स एक्ट में भी होते हैं। हाँ जी। पर अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी गई है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ बातें लिखी हैं पर सेल्स और गुड्स एक्ट में उसको लेके अलग बात लिखी गई है, तो आप किस वाले बात को मानोगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ जी। जो लेटर एक्ट आता है, स्पेसिफिक चीज पे जो एक्ट आता है, वो हमेशा प्रिवेल करता है। तो हम लोगों को किसकी बात सुननी है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की।
तो ये सारी बातें हम लोग अभी आज के दिन ही कवर करेंगे। इस पार्ट में मेरे को ये सारी चीजें कवर करनी है। मतलब अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बायर कौन होता है। सर जो गुड्स खरीदता है, सिंपल सी बात है, या तो वो खरीद रहा है या खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है। अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय इज अ बायर, सिंपल सी बात है। सेलर कौन है? अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स। अगर बायर या तो गुड्स खरीद रहा है या खरीदने का एग्रीमेंट कर रहा है, सिमिलर वे में सेलर भी तो यही बोल रहा होगा, या तो गुड्स ले ले मेरे से या फिर मेरे से एग्रीमेंट कर ले गुड्स लेने का, तो वो भी सेलर होगा। अब सर इसमें ही क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो अपन देखते हैं, वो अपन केसेस समझते हैं कि सर इस डेफिनेशन पर ही क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बन सकता है, देखते हैं अभी अपन। सर क्या बता रहे हो आप? भाई एक है सेलर, एक है बायर, और ये इसको गुड्स सेल कर रहा है और ये इसको प्राइस पे कर रहा है। मतलब प्राइस भी एक एसेंशियल एलिमेंट है सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर मैं आपको ये गुड्स दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा गिफ्ट दे रहा हूं, तो ये सेल्स ऑफ गुड्स सेट में कवर नहीं होगा। मतलब बार्टर सिस्टम या फिर गिफ्ट का केस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आता। आप कंसीडरेशन के लिए ही सामने वाले को गुड्स बेच रहे हैं। ये वाली बात समझ में आ गई। गुड्स हमारे मूवेबल होंगे, ये वाली बात समझ में आ गई। दो पार्टी होना जरूरी है, दो पार्टी होना जरूरी है, जिसमें से एक गुड्स बेच रहा होगा, एक गुड्स खरीद रहा होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। आगे क्या हो रहा है, मान लेते हैं ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। एक फर्म इन्होंने बनाई हुई है और फर्म साहब डिसॉल्व हो रही है, टूट रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो फर्म पहले क्या करेगी, सारे लायबिलिटीज को पे कर देगी। उसके बाद भी मान लो कुछ एसेट्स बच रहे हैं, सारी लायबिलिटी हमने पे कर दी है। अब ये जो एसेट्स बच रहे हैं तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? भाई पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ए और बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो क्या ए ने डिसोल्यूशन के वक्त अपनी ही फर्म का बचा हुआ कोई एसेट खरीदा? मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, खरीदा, सेल, बाय, ये वर्ड यूज कर रहा हूं। तो अगर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं पार्टनर में, तो क्या ये सेल कहलाएंगी? बोलो बोलो, सचो सचो, क्या ये सेल कहलाएंगी? क्या नहीं, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। मैंने यहां मेंशन कर दिया है कि देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पार्टीज, अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन इज नॉट सेल बिकॉज दे आर जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हाँ, अगर जॉइंट ओनर हैं, डिसोल्यूशन का केस है, पार्टनर्स में ही बचा हुआ माल आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सेल में नहीं आएगा। ठीक है, इसी से एक एग्जांपल और मान लेते हैं कि एक आईफोन ले लेते हैं हम लोग। एक आईफोन साहब दो लोगों ने मिलके खरीदा है, ए और बी ने। मतलब 6 मंथ ये उसको रखता है, 6 मंथ बी रखता है। ठीक है, तो एक सेलफोन के दो जॉइंट ओनर हैं। 6 महीने के लिए ए, अब बेचारे ऐसे ही हैं, बेचारे ऐसे ही खरीद के बैठे हैं। अब और क्या, ए 6 महीने अच्छे से आईफोन को चलाएगा, फिर बाकी के 6 महीने बी चलाएगा। आपस में इन्होंने ऐसा किया। अब ए परेशान हो गया, ए कह रहा है यार मैं ही ये पूरे 12 महीने चलाऊंगा, तुम तो यार पैसे बताओ, नगद हम तुम्हें देने के लिए रेडी हैं। तुम तो जितना महीना भी यूज कर लिया ना, ये जितना महीना आईफोन पुराना हुआ उसका कुछ अमाउंट डेप्रिशिएट करके जो भी लेन देन अमाउंट बच रहा है भाई 50% का डेप्रिशिएशन काटने के बाद मेरे से ले लो। अब मैं ही पूरे 12 महीने इस आईफोन को चलाऊंगा। मतलब पहले ये लोग पार्ट पार्ट ज्वाइंट ओनर थे, अब ए कह रहा है मेरे को फुल कंट्रोल चाहिए, फुल ओनरशिप चाहिए, ये मैं तुमसे खरीद रहा हूं। क्या इसको सेल बोलेंगे? ज्वाइंट ओनर आपस में पार्ट ओनर फुल ओनर बनने की कोशिश कर रहा है, क्या इसको सेल बोलेंगे? आंसर क्या है? इसका तुमने आंसर हाल दे दिया। इसका आंसर क्या है? क्या ये सेल है? जी हां, ये सेल है, ये सेल में काउंट होगा। नोट कर लो ये सब बातें, ऐसे ही केस स्टडीज आती हैं। हाँ चलो एक केस और देखते हैं। ठीक है, अब बात समझो। मिस्टर ए है,
बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, मान लो और अपन ले लेते हैं एच, आई, मतलब कुल मिला के मैं एक पब्लिक कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 लोग होने चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है 7 लोग मिलके, पर मैं पब्लिक कंपनी खेलना चाह रहा हूँ। तो इन लोगों ने मिलके पैसा मिलाकर एक कंपनी खोली, मान लेते हैं जेके टायर्स लिमिटेड, एलटीडी लिखा है, दैट मींस इट इज अ पब्लिक कंपनी। तो इन्होंने कंपनी खोली, अच्छी बात है साहब। अब ए को अपनी ही कार के लिए टायर खरीदने थे, तो इसने अपनी ही कंपनी से टायर को परचेज किया। अब खुद का मेंबर है, हो सकता है डिस्काउंट पे परचेज कर लिया और 10%, मतलब एक कंपनी ने अपने ही मेंबर को टायर बेचे। क्या ये सेल होगा? सोचो सोचो, सेल होगा क्या? जी हाँ, ये सेल होगा। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, अपने ही मेंबर से सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। चलो एक और एग्जांपल मान लेते हैं ए के 2 बेटे हैं, एक बी और एक सी, ठीक है। ए चल बसा, ए नहीं रहा, इसकी प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। अब बी को प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला है 40%, और एक कार थी जो बी को ऐसा लग रहा है कि इसके हिस्से में नहीं आई है, बी को ऐसा लग रहा है कि इसके हिस्से में नहीं आई है, पर आई है, क्योंकि इसको 40% हिस्सा मिला है, साथ में कार मिली है। पर बी को ये वाली बात नहीं पता है। सी के हिस्से में आया है 60%, पर क्योंकि सी पिताजी के रहते हुए ये कार चलाता ही था, तो इसलिए सी ये प्रिज्यूम कर रहा है या सबको ये दिखा रहा है कि ये कार इसी की है। देखो, खो मत जाओ, वापस से केस में ही रहो, ठीक है ना। तुम लोग ऑनलाइन में क्या जल्दी खो जाते हो, वापस से केस में रहो, ठीक है। वापस से, ए 2 बेटे थे बी और सी, ए चल बसा, प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, बी को हिस्से में आया 40% प्लस कार, पर बी को यह बात नहीं पता थी कि कार इसके हिस्से में आई है। सी को मिला है 60%, कार ये चलाता था पहले से ही, पर इसके हिस्से में ये कार नहीं आई है, पर सी को पता है, सी को पता है कि ये मेरे हिस्से में नहीं आई है। पर सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि ये कार भाई मैं तेरे से खरीद रहा हूं, बताओ, या फिर ये मैं तेरे को बेच रहा हूं, ये है तो कार इसकी ना, किसकी, सी की। ऐसा सी सबको दिखा रहा है। भाई कुल मिला के क्रक्स में ये बात बोलने वाला हूं मैं कि जैसे ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये बात मेरे को पता है, पर मान लो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो मेरी ही है पर मेरे को नहीं पता, और सामने वाला मेरे को ही बेच रहा है, मतलब मैं प्रॉपर्टी का ओनर हूं, मेरे को ही नहीं पता है, और सामने वाला वो प्रॉपर्टी अपनी बता के मेरे को ही बेच रहा है। वाह वाह वाह। तो क्या ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्या इसको सेल मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे इसको, राइट। तो इस सारे केसेस का जो क्रक्स है ना, वो आप लिखते चलो, पॉइंट टू बी नोटेड है, ये सब बातें नोट करते चलो बॉस। अगला टॉपिक है मेरा गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो साहब आपको याद करना ही पड़ेगा कि गुड्स मतलब सारी मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो पाए, हाँ, बिना डिसमेंटल करे। अगर असेंबल करना पड़ रहा है या डिसेंबल करना पड़ रहा है तो वो मूवेबल की कैटेगरी में ही आएगा। मैं इस पूरे सिस्टम को, ये लैपटॉप, सीपीयू और ये अपना ये स्पीकर, इन सबको क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ? ले जा सकता हूँ। क्या ये मैं सीलिंग फैन को ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकता हूँ। क्या ये मैं एसी को दूसरी जगह ले जा सकता हूँ? हाँ ले जा सकता हूँ। तो ये सब मूवेबल है। बिल्डिंग को ले जा सकता हूँ क्या? लगी हुई टाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं क्या? लगने के बाद सीमेंट के टैंक को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं क्या? नहीं। तो वो क्या आ जाएंगे? इमूवेबल में। रिवर, पॉन्ड, लेक, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूं क्या? नहीं। तो ये सब किस में आएंगे? इमूवेबल में। ठीक, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमें क्या कवर करना है? सिर्फ मूवेबल आइटम। और अदर देन मतलब क्या चीजें नहीं आती? एक तो मनी इन सर्कुलेशन, याद रखना यहां पे वर्ड क्या लिखा है? मनी इन सर्कुलेशन। आज चलने वाला 500 रुपए का नोट
मनी में आता है? हाँ आता है। गुड्स में आता है? नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अदर देन। सिर्फ गुड्स में क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या नहीं आता? मनी नहीं आता। 200 रुपए का जो अभी करंट नोट है, क्या वो मनी में आता है? हाँ आता है। तो गुड्स में नहीं आता। पर पुराना 1000 का नोट जो बंद हो गया था 8 नवंबर 2016 को, क्या वो आज रद्दी के भाव में हम बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मनी सर्कुलेशन मतलब हमारे यहाँ गांधी जी वाले नोट चलते हैं, ठीक है ना, जो आरबीआई साहब प्रिंट करके दे रही है हमें। तो क्या डॉलर्स हमारे यहाँ चलते हैं क्या? नहीं। तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे। फॉरेन करेंसी तो हमारी होम करेंसी में साहब गुड्स ही होते हैं ना, तो क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे? हाँ, डॉलर आ जाएंगे, पाउंड आ जाएंगे, येन आ जाएंगे, कुवैत आ जाएगा, मतलब ये पर दिनार, सॉरी, पर आपकी कंट्री में चलने वाला मनी 500 का नोट नहीं आएगा। फिर यहां लिखा हुआ एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम एक तरीके से राइट है। भाई मेरे से एक बंदा 15,000 रुपए लेके भाग गया, साहब मेरे से सामान खरीदा और 15,000 रुपए नहीं दे रहा, मैं चला गया कोर्ट के पास, मेरे को उससे लेने 15,000 प्लस इंटरेस्ट, डैमेजेस भी लूंगा मैं तो मेरा ये अधिकार है कि मैं कोर्ट पे जाऊंगा, केस प्रूफ कर दूंगा और उससे पैसा ले लूंगा। तो ये जो राइट है, दिस इज योर एक्शनेबल क्लेम। क्या इसको आप मार्केट में बेच सकते हो क्या? एक्शनेबल क्लेम भी साहब बिकते हैं क्या? जो अधिकार सिर्फ आपके पास है, आप कोर्ट में जाके अपने लिए सिर्फ ले सकते हो, तो वो आप गुड्स की तरह मार्केट में नहीं बेच सकते। भाई मैंने उस पे ऊपर बिल्स ऑफ पेबल लिखा हुआ है और बिल्स ऑफ पेबल में मेरे को उससे पैसा लेना है, तो जितना अमाउंट मेरे को लिखना है, लेना है, सिर्फ वो उतना ही तो मैं ले सकता हूं, उतना ही तो मेरा राइट है। क्या मैं उसको गुड्स की तरह एक्सचेंज कर सकता हूं क्या? कि भाई 10,000 का मेरा बिल है, 8,000 में कौन खरीदेगा, या 10,000 का मेरा बिल है, 12,000 में कौन खरीदेगा? ये सब चीजें जो आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं, एक्शनेबल क्लेम है, ये गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। तो गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम। मनी कौन सा? जो करंटली सर्कुलेशन में, मतलब पुराने नोट गुड्स में आ जाएंगे, नए वाले नोट जो भी सर्कुलेशन में वो गुड्स में नहीं आएंगे। एक्शनेबल क्लेम आपका अधिकार जो आप कोर्ट से ले, अपने लिए सिर्फ अधिकार, मतलब लड़ सकते हो, ले सकते हो, पैसा, कुछ भी चीज है, कोई भी चीज का राइट, राइट, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते। पर और क्या क्या आते हैं? क्या स्टॉक और शेयर्स? हाँ आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स? हाँ आते हैं। भाई कोई भी एग्रीकल्चर लैंड में हम कोई क्रॉप, कोई वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, फिर उसको हम जमीन से निकालेंगे और फिर बेचेंगे तो गुड्स ही तो होगा। ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच एग्री टू बी सीवियर्ड। सीवियर्ड मतलब सेपरेट, सेपरेट करना पड़ेगा आपको, जमीन से निकालना पड़ेगा गाजर मूली को बेचने से पहले। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? गुड्स। क्या शेयर्स, रिलायंस गुड्स है? हाँ है। अगर मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, गुड्स हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स, वही मैंने अभी बात कर ली। तो एक्शनेबल क्लेम आर क्लेम्स व्हिच कैन बी एनफोर्स ओनली बाय एन एक्शनर सूट। एग्जांपल डेट, अ डेट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स। मैंने आपको समझा दिया। गुड्स में सिर्फ क्या आता है? मूवेबल, अब चाहे वो टेंजिबल चीज हो चाहे इंटेंजिबल। इंटेंजिबल चीज सर गुडविल गुड्स है क्या? हाँ। कॉपीराइट? हाँ। पेटेंट का राइट? हाँ। ये सारी की सारी चीजें इंटेंजिबल होने के बावजूद भी गुड्स हैं। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिसिटी? हाँ है। वाटर? हाँ है। ये सारी चीजें गुड्स हैं। समझ में आ रही है गुड्स की डेफिनेशन? तो मेरे हिसाब से तुम्हें गुड्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। गुड्स की डेफिनेशन बहुत इजी है। एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम बट इट इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स। जो जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई है, पर उसको बेचने के लिए पहले आपको उससे सीवियर करना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें आती हैं? पेटेंट राइट्स, ओल्ड करेंसी, फॉरेन करेंसी, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सारे के सारी चीजें गुड्स हैं। तो मेरे हिसाब से आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है सर, मतलब हमें अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सेलर ने कार बेची है एक बायर को। ठीक, तो क्या कार गुड्स की डेफिनेशन में आएगी? हाँ आएगी। क्या कार मूवेबल है? हाँ मूवेबल है। क्या सेल्स ऑफ गुड्स साइड इसको कवर करेगा? हाँ कवर करेगा। ठीक, तो बायर ने कार को परचेज कर लिया। अगर परचेज करने के बाद कार में कुछ खराबी आती है या फिर कार का जो जो वादा किया था सेलर ने वो सब चीजें नहीं मिलती हैं, तो बी कोर्ट में जाके सोगा एक्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्यू करेगा, केस करेगा। ठीक है, अब सेलर बायर को
कार की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे मैं आपको टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं आपको सीए की कंसल्टेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं आपको गुड्स नहीं दे रहा हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूं, पर मैं आपको क्या दे रहा हूं? कंसल्टेंसी। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सर्विस, सिर्फ सर्विस। हाँ, कार नहीं बेच रहा हूं, कार क्लीन करने की सर्विस दे रहा हूं कि रोज हम, मतलब रोज तो नहीं, वीक में एक दिन आएंगे साहब, आपकी कार वॉश करके जाएंगे। ऐसा हमारी कंपनी का काम है। और हमने तुमसे पैसा लेने के बाद कार या तो सर्विस नहीं करने आए, वॉश नहीं करने आए, या फिर अच्छे से वॉश नहीं करने आए, तो क्या आप सोगा एक्ट में केस कर दोगे? गुड्स तो है ही नहीं, तो सोगा कहां से लगेगा? सिर्फ अगर सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पर क्या लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो है। जो चीज सोगा में नहीं तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कवर हो जाएगा। आईसी एक्ट तो उसको कवर करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाएगा। मेरी और आपकी टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट आईसी एक्ट कवर कर लेगा, सोगा एक्ट नहीं कवर करेगा। नाम पे देखो ना यार, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना ये। तो गुड्स के टाइप्स क्या है? गुड्स के टाइप्स 3 टाइप है, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कॉन्टिंजेंट। सर ये क्या होता है साहब? ये रखे हुए हैं मेरे पास बहुत सारे गुड्स। ओहो, इतने सारे गुड्स। मान लेते हैं सारे के सारे सेलफोन है, हालांकि है एक, पर मान लो ये तीनों की तीनों सेलफोन है। आप आए मेरे पास, भूषण जी ये वाला सेलफोन कितने का दिया? अरे इतने का दिया। तो ये मेरे पास रेडिली अवेलेबल है ना आपको बेचने के लिए? हाँ है, पैसे दो और खरीद लो। तो बात ये हो रही है कि जो चीज आपके पास अभी है, रेडी अवेलेबल है, बस कस्टमर की आने की देरी है, दुकान पे चढ़ा, मैंने उसको गुड्स दिए, तो इस टाइप के गुड्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग। पर तुम लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। तुम लोग कह रहे हो भूषण जी ये आईफोन 16 नहीं चाहिए हमें। ये मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं भाई, आईफोन 17 नया आ चुका है, ठीक है ना। तुम मेरे से बोल रहे हो सर हमें आईफोन 17 खरीदना है, तो मैंने कि ठीक है, बस आने ही वाला है, 4 दिन में आने वाला है, मैंने इंदौर से मंगाया हुआ है या कहीं से भी मैंने मंगाया हुआ है, आपको मैं दे दूंगा साहब, 4 दिन वेट करो, अभी नहीं है। तो अभी हम सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट टू सेल करेंगे। मेरे पास पोजीशन खुद 4 दिन बाद आएगी, अभी तो गुड्स नहीं है मेरे पास। तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, राइट। तो फ्यूचर गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट टू सेल, और एग्जिस्टिंग गुड्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुड्स में तो गुड्स अभी अवेलेबल हैं, फ्यूचर गुड्स में मेरे पास गुड्स की पोजीशन बाद में आएगी। सर अब ये कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होते हैं? अब तुम लोग ने डिमांड और बड़ी कर दी, सर आईफोन 18 चाहिए हमें। अभी तो आईफोन 18 आया ही नहीं है, हम तो 2025 में ही बैठे हैं। 2025 में तो आईफोन 17 आया है, वो तो हर साल आईफोन आता है, तो 2026 में आएगा। पर तुम लोग ने मेरे से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इतनी एडवांस है तुम मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई। तुमने मेरे को बोला कि अब जब आईफोन 18 लॉन्च होगा, जब आपके पास आएगा तो हम आपसे खरीदेंगे। तो भाई ये सेल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा। पर मेरे को खुद को नहीं मालूम आईफोन 18 आएगा भी कि नहीं आएगा, और आएगा तो कब आएगा, और कब आएगा तो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं उसको खरीद पाऊंगा कि नहीं खरीद पाऊंगा, आपको बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। मतलब कितनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, निश्चय ही नहीं है साहब ये। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जब गुड्स सेलर के पास आएंगे कि नहीं आएंगे, सेलर को खुद को कुछ नहीं पता, तो ऐसे टाइप में गुड्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिंजेंट। ठीक है, तो फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स में सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर ये तो बहुत सिंपल बात है सर, अब भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस, टू बी एक्वायर्ड, ये सब फ्यूचर हैं, और द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट। मान लो मैं एक फिशरमैन हूं, तुमने मेरे को बोला कि सर एक गोल्ड फिश हमें आपसे खरीदनी है, तो भाई मैं जब जाल बिछाऊंगा समुद्र में जाके और उसमें बहुत सारी मछलियों को मैं कैच करूंगा, देख रहा हूं गोल्डन फिश आई है कि नहीं आई है, गोल्डन फिश आएगी तभी तो मैं आपको बेचूंगा। तो आज मेरे जाल में गोल्डन फिश फंसेगी या नहीं फंसेगी, मेरे को खुद को कुछ नहीं मालूम, तो मैं आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट करूंगा साहब? ऐसे केसेस में कौन सा गुड्स होगा? वो कॉन्टिंजेंट, अनसर्टेन है, पहले मेरे पास आएगी तभी तो मैं आपको बेचूंगा ना।
तो मेरे हिसाब से आपको गुड्स के टाइप समझ में आ गए बॉस, अच्छे से देख लो। देखा, पढ़ा, समझा। अब देखो, केस तो देखो यार समझना जरूरी है। कोई भी चीज लॉ में ना केस से अच्छा समझ में आता है। अगर मगर जब क्वेश्चन होते हैं उससे भी और अच्छा समझ में आता है। तुम लोग मेरे सामने फेस टू फेस तो नहीं बैठे हो, अगर मगर के लिए मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये नोट्स वगैरह भी मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। पर हम लोग वन शॉट वीडियो नहीं बना रहे हैं भाई। मैं चाहता हूं आपको डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा समझ में आए। वन शॉट जल्दी जल्दी वाले आप लोग स्टूडेंट नहीं हो। हाँ, अब वो वैसे वाले स्टूडेंट करते हैं जिनको बस यार ठीक है यार, हो गया, पढ़ना है बस। देखो भाई, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ज्यादा नहीं आता है, सीए फाउंडेशन में 15% आता है, 85% बच्चे फेल होते हैं। तो ये वन शॉट वाले हैं, ठीक है ना। और उल्टा जो लॉन्ग वीडियोस देखता, अच्छे से समझता है, सब चीजों को बारीकी से समझ रहा है, वो ही इसमें आता है। लॉन्ग वीडियो सक्सेस जल्दी, शॉर्ट वीडियो सक्सेस लॉन्गर टाइम लेती है। उल्टा कंसेप्ट चल रहा है। चले चले, फालतू बातें हैं सब। हम सब सीए बनेंगे, सीए का फॉर्म भरा है तो सीए बन के ही निकलेंगे। हाँ हाँ, मेरा भी एक बार में निकला था, आप लोगों का भी निकलेगा। बस ध्यान दो मैं क्या बातें बता रहा हूं। देखो केस क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे सब पेड़ है और ये ना मैंगो ट्री है। हाँ, आम आएंगे इस पे बहुत अच्छे, वो भी, राइट। तो अभी आए नहीं है, अभी सीजन नहीं है, 3-4 महीने के बाद आने वाले हैं, पर आएंगे जरूर। हाँ, तो आपने, मैं सेलर हूं, आप बायर हैं, आपने मेरे से मैंगो खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। जब भी वो आएंगे तब मैं आपको दूंगा, पर दूंगा आपको, राइट। एक तो ये केस है, ठीक है। दूसरा केस, मैं ए हूं और मेरे पास रिलायंस के न्यू कंपनी कोई मान लेते हैं आने वाली है, जियो करके कोई आईपीओ लाने वाली है, जियो टेली सर्विस करके एक आईपीओ लाने वाली है। अभी सिर्फ अपन ऐसी डिस्कशन कर रहे हैं। आईपीओ आएगा और आप मेरे से शेयर्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अभी रिलायंस का आईपीओ आया नहीं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार कंपनी अपने शेयर पब्लिक के बीच में लाती है। तो इसमें ना लॉट होता है, आपकी किस्मत है, हो सकता है आपको शेयर्स मिल जाए, हो सकता है नहीं मिले, ठीक है ना। तो मेरे को हो सकता है शेयर्स मिल जाएं आईपीओ खुलने के बाद, और उसके बाद फिर मैं ये शेयर्स किसको बेचूंगा, बी को। तो ये है मेरा केस नंबर 2। केस नंबर 1, मैंगो 3-4 महीने में आने ही वाले हैं, आपने मेरे से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, सेल होगा क्या, एग्रीमेंट टू सेल होगा, बोलो बोलो, एग्रीमेंट टू सेल। केस नंबर 2, रिलायंस जियो आईपीओ लाएगा, मैं लॉट करूंगा, बिड करूंगा, हो सकता है मेरे को लॉटरी लग जाए, मेरे को आईपीओ में शेयर्स मिल जाए, फिर मैं आपको बेचूंगा। तो क्या इसमें भी मेरे पास अभी के अभी शेयर्स गुड्स होता है, अभी पढ़ा के लाया हूं, तो क्या मैं अभी एग्जिस्टिंग, मतलब मेरे पास तो नहीं है ना एग्जिस्टिंग में, सेल करूंगा, एग्रीमेंट टू सेल करूंगा, एग्रीमेंट टू सेल। इसमें भी एग्रीमेंट टू सेल, इसमें भी एग्रीमेंट टू सेल। पर बात आ जाती है इसमें ये गुड्स को मैं क्या बोलूंगा, सही बोले आप, इसमें बोलेंगे फ्यूचर गुड्स, और इसमें क्या बोलूंगा मैं, हाँ, कंटिंजेंट गुड्स। अरे मेरे को खुद को नहीं पता आईपीओ में मेरे को शेयर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्यूचर गुड्स क्या है और कंटिंजेंट गुड्स क्या है। और देख लेते हैं साहब और डिटेल में ये क्या समझा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स इन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गुड्स ओन्ड एंड पोजेशन एक्वाइजिशन, सॉरी एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का, तब गुड्स उस वक्त अवेलेबल सेलर के पास है। एक होता है स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनएसर्टेन। अब ये क्या है, सेलर मैं हूं, मेरे पास ये बहुत सारे एग्जिस्टिंग गुड्स पड़े हुए हैं। बायर ने मेरे को फोन किया, अरे भूषण जी दुकान पे हैं क्या, मैंने किया हाँ हूं, मैं आ रहा हूं गुड्स लेने, मोबाइल लेने आ रहा हूं आपके पास। मैंने किया आ जाओ सर, आप ही का वेट कर रहे हैं, मोबाइल खरीदो, चाय भी मैं पिलाऊंगा। सेलर ऐसा बोलता है जमाने के लिए अपनी बायर के सामने। तो बात यहां पे हो रही है कि बायर ने मेरे को फोन तो कर दिया कि वो आ रहा है दुकान पे गुड्स खरीदने के लिए, पर कौन सा मोबाइल ले रहा है, मोबाइल तो मेरे पास है, तो मेरे को तो नहीं मालूम है ना कौन सा लेगा। बायर को नहीं पता सेलर के पास कौन कौन से मोबाइल हैं, सेलर को नहीं पता बायर कौन से गुड्स लेगा। तो ये गुड्स होते हैं अनएसर्टेन्ड,
ये गुड्स क्या होता है? अनएसर्टेन। पर्दा कब हटेगा? कौन सा गुड्स ले रहा है? जब वो दुकान पे आएगा। अब वो दुकान पे आ गया, वो कह रहा है अरे भूषण जी, ये जो व्हाइट वाला सेलफोन है ना, ये लूंगा मैं, व्हाइट कलर इज फॉर पीस, ये लूंगा मैं ले ले भाई। तो अब उसने क्या किया? सिलेक्ट किया अनएसर्टेन गुड्स में से एक गुड्स को आइडेंटिफाई किया। इसको अपन क्या बोलते हैं? एसर्टेन। क्या बोलते हैं? एसर्टेन गुड्स। और अगर वो मेरे को पहले ही फोन कर रहा है कि मेरे को 6.3 इंच वाला व्हाइट कलर का सेलफोन चाहिए जिसका बैटरी कम से कम 1.5 दिन चले, हाँ मेरे को वो वाला चाहिए, 1.5 दिन कम से कम है, और वो है ना कंपनी सैमसंग होनी चाहिए, मेरे को एंड्रॉइड पसंद है। तो अब जब इतना वो क्रिस्टल क्लियर स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिकेशन दे रहा है गुड्स की, सही पकड़े हैं आप? तो ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक। तो गुड्स में भी एग्जिस्टिंग गुड्स में ये 3 टाइप आ सकते हैं। अनआइडेंटिफाइड है, अनएसर्टेन, आके बता रहा है एसर्टेन, पहले ही बता रहा है, स्पेसिफिकेशन दे रहा है, स्पेसिफिक। कितनी सिंपल बात है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिलीवरी। बॉल फेंकी, डिलीवरी। ये वो डिलीवरी नहीं है, हाँ तुम कुछ और डिलीवरी भी सोच सकते हो हॉस्पिटल वाली, तो वो डिलीवरी भी नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है गुड्स की डिलीवरी की। हाँ, तुमने मेरे से बोला सर मोबाइल खरीदना है, मैंने कि ये लो, तुमने मेरे से मोबाइल ले लिया और डिलीवरी हो गई। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिलीवरी। जब हाथों हाथ गुड्स फिजिकली ट्रांसफर हो रहे हैं सेलर से बायर पे, तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्चुअल डिलीवरी। सिंपल है। पर तुमने मेरे को बोला कि सर मेरे को आपकी कार खरीदनी है, अब मैं कार थोड़ी ना ऐसे उठा के दे दूंगा सेलफोन की तरह, तो मैं कार को कुछ रिसेंबल करने वाली चीज, जैसे कार की मैंने कीज दे दिया, हाँ मैंने कार के कागज उसके साथ कीज मैंने आपको दे दिए, तो क्या उससे भी गुड्स की डिलीवरी हो गई? हाँ, इसको बोलेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी, राइट। एक्चुअली कोई चीज को फिजिकली ट्रांसफर करना, एक्चुअल डिलीवरी। या फिर उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई टोकन, कोई बिल जो उसके डॉक्यूमेंट ओनरशिप को सब रिप्रेजेंट करते हैं, उसको अगर मैंने ट्रांसफर किया है तो वो हो गया सिंबॉलिक। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे मान लो मेरी कार एक मैकेनिक के पास गई हुई है, मैकेनिक का नाम हम लोग ए ले लेते हैं, तो ए मैकेनिक को मालूम है कि भूषण जी का ये गुड्स है और उसको वो रिपेयर करके सही करके मेरे को वापस देना है, तो मैंने ये गुड्स अब बी को बेच दी हैं, मैंने ये गुड्स बी को सेल कर दी हैं, और मैंने बी से बोला है कि देख भाई, रास्ते में वो ए मैकेनिक वाला है ना, वो पड़ेगा, वहां से तो अपनी कार उठा लियो, आज से जो कार मैंने तेरे को बेच दी ना तेरी होगी ना, पर उठा वहां से लेना। अब मैंने ए को फोन किया, ए कार सही हो गई क्या? मेरी मैकेनिक के पास पड़ी हुई थी ना, ए कार सही हो गई क्या? उसने बोला हाँ हो गई सर। तो एक काम कर, बी नाम का बंदा आएगा उसको देना। आगे बात समझ में? बी नाम का बंदा ही तेरे को पे करेगा और बी नाम के बंदे को कार दे दियो। तो अभी तक ए कार मेरे लिए संभाल रहा था, राइट, पर जैसे ही मेरा फोन पहुंचा, अब वो कार ये किसके लिए संभाल रहा है? बी के लिए। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गुड्स का तो कहीं मूवमेंट ही नहीं हुआ, पर ओनरशिप चेंज हो गई। हाँ, इसको क्या बोलेंगे अपन? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। व्हेन अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंगिंग टू द सेलर एक्नॉलेज, सेलर ने एक्नॉलेज कर दिया टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ। और ए ने भी बी को फोन किया, ए फोन कर रहा है बी को, साहब वो भूषण जी का फोन आया था, आप कार लेने नहीं आए अभी तक, दुकान बंद होने का समय हो गया, जल्दी आ जाओ। बी कह रहा है बस मैं आ ही रहा हूं माला वगैरह लेके, क्योंकि कार मैंने खरीद ली है। तो जो ए अभी तक मेरे लिए कार होल्ड कर रहा था, एक्नॉलेज होने के बाद अब वो कार किसके लिए संभाल रहा है? बी के लिए। तो क्या बी को डिलीवरी हो गई, ऐसा मान लिया जाएगा लॉ में? हाँ। कल को अगर तूफान आ जाए इस बीच में, ये फोन पे बातचीत होने के बाद तूफान आ जाए, तो नुकसान किसका माना जाएगा? एक ही तो गलती नहीं है, तूफान आ गया भाई, उसने तो कार संभालने की कोशिश करी, बाढ़ आ गई, कार को ही ले गई, तो क्या ये बी का नुकसान माना जाएगा? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि डिलीवरी तो हो चुकी थी कंस्ट्रक्टिव, फोन पे बात होने के बाद एक्नॉलेजमेंट हो चुका था। ठीक है, तो डिलीवरी मतलब जब एक जगह से दूसरे गुड्स, मतलब दूसरे हाथ में गुड्स ट्रांसफर हो जाए। किस तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं? एक्चुअल, सिंबल्स के थ्रू, या फिर कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है बॉस, डीटीजी,
डीटीजी मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। टाइटल मतलब ओनरशिप। जब भी आप गुड्स को इस तरीके से सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, सिर्फ पोजीशन नहीं, क्या ट्रांसफर हो जाए, ओनरशिप। तो ऐसे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो एक से दूसरे को ओनरशिप ट्रांसफर करने का सब ऑर्डर रखते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स। बात समझें, बात को समझें। देखो जी, ए का एक सेल फोन था, हाँ था, ये ले भी लेते हैं हम लोग, वाह वाह वाह, बहुत बड़ा सेल फोन है ये। तो ए ने ये सेल फोन एक रिपेयर वाले को दिया हुआ है रिपेयर होने के लिए। अब रिपेयर वाले ने इसका बदले में एक स्लिप दी होगी कि साहब जब भी आप सेल फोन लेने आओ ये स्लिप लेकर आना, स्लिप दिखाना, पेमेंट देना, जो भी रिपेयर में लगेगा, उसके बाद अपना सेल फोन ले जाना। तो ए ने बोला ठीक है। अब मान लो ए अगर किसी काम में बिजी है, ए ने ये स्लिप बी को दे दी कि बी यार मैं काम में बिजी हूं, ये स्लिप ले ले यार, रिपेयर वाले के पास जाओ, मेरा सेलफोन ले आ, 800-900 रुपए का खर्चा हुआ होगा, वो दे दिया उसको, हाँ हाँ ठीक है दे देंगे। अगर ये स्लिप लेके रिपेयर वाले के पास बी जाता है तो भाई ये रिपेयर वाला बी को मोबाइल दे देगा ना, दे देगा ना, जो भी रसीद लेके जाता है उसको दे देते ना अपन। मैंने अगर पार्किंग में कार पार्क कर रखी है, राइट, उसने मेरे को रसीद दी, स्लिप दी, और ये स्लिप विथ कीज अगर मैंने आपको दे दी है कि यार वो कार उठाया यार पार्किंग में रखी है, तो वो आपको उठाने देगा ना कार, वो थोड़ा ना पूछेगा कि आप ओनर हो कि नहीं हो। सिमिलर वे में रिपेयर वाला भी ये स्लिप देखकर आपको दे देगा ना। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये स्लिप से ए ने बी को बोल रखा है कि रिपेयर वाले के यहां से गुड्स उठा ले। अब बी के पास जब ये स्लिप आई तो उसने चालाकी क्या करी, गंदा था ये बी, सी को ये स्लिप देकर बोला कि आज से तेरा मोबाइल मैं तेरे को बेच रहा हूं, तू तो मेरे को कुछ पैसे दे दे, बस तेरे को ये बस मोबाइल कहां से उठाना है, रिपेयर वाले के यहां से। सी तो खुश, सी तो मालिक बन गया, ऐसा सोच रहा है सी। सी चला गया स्लिप लेके और उसको मोबाइल मिल भी गया, जैसे बी को मोबाइल मिलता वैसे सी को भी मिल गया। अब ए को ये बात पता पड़ गई, सी के पास मोबाइल है, क्या वो सी से ले सकता है, बोलो रे बोलो, क्या ए सी से गुड्स ले सकता है या सी ओनर बन गया है, बोलो। सी ओनर नहीं बना है, क्योंकि ये जो स्लिप है ना ये डीटीजी नहीं है, ये सिर्फ आपको पोजीशन का राइट्स दिलवा सकती है, ओनरशिप का नहीं। हाँ, डीटीजी मतलब ऐसे गुड्स जो आपको ओनरशिप के राइट्स दे। सर ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी नोट करते हैं अपन जल्दी से। आप भी पहले डीटीजी की डेफिनेशन पढ़ लो। इट इज वन which enable it possession to deal with a good describe in it as if he was the owner. It is used in ordinary course of business as proof of possession or control of goods. तो डीटीजी में क्या क्या आता है, डीटीजी मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स, जिसमें आता है बिल ऑफ लीडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। याद रखना इंस्टीट्यूट ने भी इन सबको नहीं समझाया है, मत समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर जब भी आपको किसी केस स्टडी में ये नाम दिख जाए तो आप समझ जाना डीटीजी ट्रांसफर हुआ है, पोजीशन नहीं, ओनरशिप भी ट्रांसफर हुई है। पर अगर आपको पार्किंग रिसिप्ट या फिर ये शेयर सर्टिफिकेट या वो अब अपन ने वो मोबाइल वाला स्लिप देखा था, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इससे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सही सुना आपने। अगर मेरे पास किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट है तो सिर्फ उसको बेचने से या उसको ट्रांसफर करने से सामने वाला मालिक नहीं बनेगा, क्योंकि कंपनी एक इंडेक्स ऑफ मेंबर मेंटेन करती है, तो मेंबर का सब चीजें उसमें लिखी जाती है, उसमें चेंजेस करवा लिए अगर तो सामने वाला मालिक बनेगा। सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट हाथ में आने से हम मालिक नहीं बन सकते, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, टाइटल टू गुड्स नहीं होता है। तो डीटीजी में सिर्फ ये वाली सारी चीजें आती हैं, याद कर लो इनको, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे नोट्स में भी, राइट।
तो मेरे ख्याल से आज पहला लेक्चर है ना, अभी इतना ही करो। अब है ना, जैसे आपने लेक्चर देखा अभी ताजा ताजा आपको याद है, मतलब जो आपने सुना, मॉड्यूल उठाओ, इतना याद कर लो। हाँ, याद कर लो। माना आज टॉपिक अपन ने बहुत कम पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, पहला ही पार्ट है। धीरे धीरे ही मैं ये थोड़ा कंटेंट बढ़ाऊंगा, पर याद करके सो, ये वादा करो आप। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ना 15 मार्क्स का आता है। हाँ, 15 मार्क्स के, और मोस्टली केस स्टडीज आते हैं, तो इसलिए मैं टॉपिक पे केसेस बताता चल रहा हूं साथ साथ में, और सब पॉइंट टू बी नोटेड है। अब देखो, आपने पूरा क्रक्स समझ लिया है। अब आप इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा पढ़ो। पक्की बात है, एक बार में याद नहीं होगी, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में भी याद नहीं होगी। छोटा छोटा कंटेंट है, 7-8 बार पढ़ो। जब समझ में आ गया, इतनी बार पढ़ लिया हमने, फिर तो भैया पास। हाँ, चलिए जी, इतना जरूर जल्दी से पढ़ लेना, ठीक है। ख्याल रखना अपना, और माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं जल्दी पार्ट 2 में। जय श्री राम।